हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश फॉर स्टूडेंट में हाजिर हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले आपको लिटरेरी टर्म्स के 4 पार्ट मिल चुके हैं और ये भी मैं आशा करता हूं कि आपने उन्हें अच्छे से स्टडी किया होगा और पढ़ भी रहे होंगे और अपनी स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि यही चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगी। नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, एग्ज़ाम होना हो अलग बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा होगा लिटरेरी टर्म्स के 4 पार्ट हो गए, कब लिटरेरी टर्म्स खत्म होगा। तो लिटरेरी टर्म कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा टॉपिक ही क्या है, लिटरेरी टर्म है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट पेज। इससे पहले मैंने आपको कर्टेन रेजर पढ़ाया था 4th पार्ट में, और नाउ कम टू द 5th पार्ट, दैट इज स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, कैरोल से। तो कैरोल का मतलब क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक जॉयस सॉन्ग है। जॉयस सॉन्ग है जो कब सेलिब्रेट होता है, किसके लिए, जब क्राइस्ट का जन्म होता है उस टाइम ये गाया जाता है, उसे बोलते हैं क्या, कैरोल, ठीक है। ये देखिए, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट के समय जो सॉन्ग सेलिब्रेट करने के लिए गाया जाता है उसे बोलते हैं क्या, कैरोल, ठीक है। उसके बाद है कॉजरे। इट इज जस्ट इनफॉर्मल टॉक है, एन लगा देना, मिस्टेक है, एन इनफॉर्मल टॉक है, मतलब वैसी ही बातें जो फॉर्मल नहीं होती हैं। और एक आर्टिकल है, लिया गया किससे, फ्रेंच से। इस वर्ड पे फोकस कीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी एग्जाम में बनते हैं कि द टर्म कॉजरी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। तो आंसर विल बी फ्रेंच। उसके बाद है नेक्स्ट, क्लोज्ड कपलेट। क्या होता है क्लोज्ड कपलेट, नाम से मालूम पड़ रहा है, क्लोज्ड और कपलेट का मतलब 2 लाइन का दोहा जिसे बोलते हैं। और राइम्ड कपलेट होता है, मतलब उसका जो एंड की जो लाइनें हैं, जो उनके लास्ट वर्ड है वो मैच करते हैं, उन्हें राइम्ड कपलेट बोलते हैं, जो एक कंप्लीट और सिंटैक्टिक यूनिट बनाते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है एक राइमिंग कपलेट है 2 लाइन का, जिसमें एंड का वर्ड सेम होता है और उसी में बात खत्म हो जाती है 2 लाइनों में ही। क्लोज ड्रामा, इससे पहले आपने सी पे पढ़ा होगा क्लोसेट ड्रामा, और ये है क्या, क्लोज ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा का मतलब होता है जो ड्रामा से पढ़ने के लिए होते हैं, परफॉर्म करने के लिए नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड क्लोसेट ड्रामा। बट दिस टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, दिस इज क्लोज ड्रामा। इसमें क्या देख रहे हैं आप, अ प्ले इज मोर रेड देन परफॉर्म, मतलब कहने का मतलब परफॉर्म तो किया जाता है पर परफॉर्म से ज्यादा क्या है, ये पढ़ा जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ड्रामा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म, द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म फॉर पीजीटी एस्पिरेंट्स और टीजीटी के लिए भी है, ठीक है, कॉकनी स्कूल। कॉकनी स्कूल से आप टर्म समझ रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमारे देश में कहते हैं झोला छाप स्कूल, हमने पढ़ा है, झोला छाप चुंगी के स्कूल इन्हें बोल देते हैं, उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर में जो इस तरह के स्कूल्स को कहा जाता था कॉकनी स्कूल्स। कहने का मतलब लंदन के कुछ स्कूल थे, उन्हें बोला लंदनिया स्कूल, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं क्या, कॉकनी स्कूल। ये निकनेम है जो किसने दिया था, ब्लैकवुड मैगजीन। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। द टर्म कॉकनी स्कूल गिवन बाय विच मैगजीन, दैट इज ब्लैकवुड मैगजीन। और इसे पीसीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और ये टर्म दिया किस पे था, किसके लिए दिया गया था, ली हंट के लिए, जॉन कीट्स के लिए, विलियम हैज़लिट के लिए एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके और भी जो फ्रेंड्स थे उनके लिए। और बाद में इसमें सेले, पीबी सेले को भी इंक्लूड किया गया इन दिस टर्म कॉकनी स्कूल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज अ रियलिस्टिक कॉमेडी ऑफ इंट्रीग का मतलब होता है षड्यंत्र। रियलिस्टिक कॉमेडी है, इट इज रेगुलरली क्या होती है, अमोरस होती है, संगत होती है, इनेमर्ड होती है, और प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है क्या, विटी एंड सोफिस्टिकेटेड मेंबर्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। जो एरिस्टोक्रेटिक मेंबर होते हैं, कहने का मतलब नोबल सिटीजन सोसाइटी के होते हैं, जो भद्रजन, ठीक है, उन मेंबर्स को क्या करती है, ये
प्रेजेंट करती है। जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, मतलब काफ़ी हाईफाई विचारों वाले होते हैं और बुद्धिमान लोग होते हैं, ठीक है, उनको प्रेजेंट करती है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये ध्यान रखिए इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और न्यू क्लासिकल एज में सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी, और न्यू क्लासिकल एज में सबसे ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी पर ही फोकस किया गया है। ये ध्यान रखना, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी इज नोन स्पेशली इन न्यू क्लासिकल एज। और उसी टाइम पे कॉमेडी ऑफ मैनर सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिनोटेशन। इससे पहले आपने पढ़ा था कॉनोटेशन। कॉनोटेशन क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता, ठीक है। जैसे तुम्हारी आंखें सागर की तरह गहरी हैं, क्या आंखें कभी सागर की तरह गहरी हो सकती हैं? नहीं। बड़े बड़े लोगों से कह देते हैं, हे मम्मी कह देती हैं हम लोगों से, अपने बड़े बच्चों से, बाबू कहाँ जा रहा है? तो बाबू और सागर ये कॉन्टेशन की तरह यूज हुए हैं मीनिंग में। बट अब जो क्या है डिनोटेशन, ये क्या है? डिक्शनरी मीनिंग है। कहने का मतलब जैसा मीनिंग है वैसा ही उसका यूज होगा, दैट इज डिनोटेशन। और लिटरल मीनिंग जो यूज होगा, मतलब कहने का मतलब जो डिक्शनरी से अलग है, दैट इज कॉनोटेशन। हो सकता है कि कोई बेसिक डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए। तो डिक्शनरी मीनिंग है और लिटरल मीनिंग है। जैसे इंडियन ओशन इज द थर्ड ग्रेटेस्ट सी, ठीक है। तो यहाँ पर सागर किसकी बात हो रही है? क्लियर है, ओशियन महासागर की बात हो रही है। दिस बेबी इज क्यूट, बेबी इसका मतलब छोटे से बच्चे की बात हो रही है और उसका नाम क्या है? बेबी है। दिस इज कॉनोटेशन। नेक्स्ट वर्ड है डिकंस्ट्रक्शन। आप वर्ड से समझ रहे होंगे, डी और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण और डी मतलब इंपोर्टेंट क्या है? ये टर्म ऑरिजिनेट किया गया किसके द्वारा? जैक्स डेरिडा, ठीक है। किस लिए? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द मीनिंग, अर्थ को, किसके, कैसे? बाई डिकंस्ट्रक्टिंग द वर्ड, वर्ड को डिकंस्ट्रक्ट कर कर किसी वर्ड को समझना, दैट इज कॉल्ड डिकंस्ट्रक्शन एंड टर्म ऑरिजिनेटेड बाई जैक्स डेरिडा। नेक्स्ट, डीज एक्स मकीना। बोलने में थोड़ा ऑड साउंड कर रहा है, बट क्या करें, कुछ डिफरेंट चीजें ही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं जो आपको डिफरेंट लगेंगी। क्या है? अ गॉड फ्रॉम मशीन, दिख रहा है आपको? इसका मतलब क्या है? इससे आप याद कर सकते हैं मकीना, दैट इज कॉल्ड मशीन। ग्रीक वर्ड है इसलिए डिफरेंट लग रहा है। अ गॉड फ्रॉम मशीन, जो मशीन से भगवान पैदा हुए। अब आप सोच सकते हैं क्या मशीन से भगवान पैदा होते हैं क्या? नहीं। तो आगे पढ़िए, देखिए आपको मालूम पड़ेगा। इट रेफर्स टू गॉड, ठीक है, लोअर्ड टू द स्टेज, जो स्टेज पर उतरे हैं, मतलब धरती पर उतरे, ठीक है, टू रिजॉल्व, सुलझाने के लिए, द डिलेमास, मुसीबतों को, ऑफ किसकी? ऑफ द ह्यूमंस। कहने का मतलब सीधी बात आपको एग्जांपल से मालूम पड़ जाएगी। सुपर हीरो जैसे सुपरमैन, ये मशीन वाले गॉड ही हैं जो लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अवतरित होते हैं, ठीक है। शक्तिमान, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, ये सब क्या है? रोबोटिक फीचर्स जितने भी हैं वो सब क्या है? गॉड फ्रॉम मशीन है। उन्हें बोला गया है क्या? डीज एक्स मकीना। क्लियर? नेक्स्ट टर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बोथ फॉर पीजीटी एंड फॉर टीजीटी एस्पिरेंट्स। डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है इसका मतलब? देखिए इसका मतलब आप समझ गए होंगे। एक वर्ड आपने सुना होगा एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब है जुड़ना, और डिस एसोसिएशन का मतलब है क्या? जस्ट अपोजिट, सेपरेशन। तो सेपरेशन ऑफ किसका? सेंसिबिलिटी। अब हुआ क्या था, एक एज थी हमारी, एज ऑफ न्यू क्लासिकल एज या एज ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरी एज थी उसके जस्ट बाद आई रोमांटिसिज्म। तो इन दोनों एजों में कुछ ना कुछ चीजों की कमी रही, जिस वजह से ये टर्म जनरेट हुआ। देखिए इसका मतलब क्या है? मीन्स सेपरेशन, अलग होना, किसका? ऑफ थॉट, विचारों का, और किसका? फीलिंग, ठीक है। जब विचार और भावनाएं आपस में अलग अलग हो जाएं तब ये चीज का जन्म होता है डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का। व्हेन, अब आगे पढ़िए, व्हेन अ पोएट्री, जब एक काव्य नहीं लिखा जाता है विद ब्रेन एंड हार्ट टुगेदर, जब किसी कविता में, जब किसी काव्य में बुद्धि और हार्ट
इनकी कहने का मतलब रीजन, बुद्धि, और हार्ट मतलब फीलिंग, इन दोनों का समावेश ना हो एक साथ इनका इंक्लूजन ना हो, एक साथ इनको मिलाकर ना लिखा जाए किसी काव्य को, कि मालूम पड़ा किसी काव्य में फीलिंग्स की कमी है और किसी काव्य में विचारों की कमी है, तब जनरेट होता है ये टर्म डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, कॉल्ड डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इट केम फ्रॉम फ्रेंच राइटर, ये पीसीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रेंच राइटर से ये आया है टर्म। अब सबसे ज्यादा फ्लोरिश कब हुआ? टीएस इलियट। टीएस इलियट ने देखा एन एज ऑफ थॉट, विचारों का एक युग देखा। कब? न्यू क्लासिकल एज में उन्हें विचार दिखाई दिए, न्यू क्लासिकल एज में। और फीलिंग्स और इमोशंस किस में दिखाई दी उनको? रोमांटिसिज्म में। तो उन्होंने कहा कि दैट्स वाई, यही कारण है कि बोथ एजेस हैव डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कि दोनों ही एजेस में कमी रही है किसकी? सेंसिबिलिटी की। क्योंकि एक में क्या था? विचार था, और एक में क्या थी? भावनाएं और इमोशंस थी। तो इसलिए फिर इलियट ने वकालत की एक तरह से बात कही, किसकी? रीइंटीग्रेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। कहने का मतलब इन दोनों का एक साथ एकीकरण हो, किसका? विचारों का और फीलिंग्स का। इसलिए उनकी पोएम सच एज द वेस्टलैंड, मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम, हैव क्या है? यूनिफिकेशन है ऑफ सेंसिबिलिटी। यूनिफिकेशन मतलब दोनों ही चीजें हैं, जस्ट अपोजिट इसका। उसमें क्या है? यूनियन ऑफ थॉट भी है और फीलिंग्स भी है। और उन्होंने थॉट कहाँ से लिया? न्यू क्लासिकल एज से। और फीलिंग्स कहाँ से मिली उन्हें? रोमांटिसिज्म से। वो बनी क्या? आपकी वेस्टलैंड। और उसमें क्या कहा गया? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये टीएस इलियट ने दिया, थॉमस स्टर्न्स इलियट ने। उन्होंने देखा कि न्यू क्लासिकल एज में फीलिंग्स की कमी थी और रोमांटिसिज्म में किसी कमी थी? थॉट्स की। तो इसलिए दोनों ही एजों में क्या था? डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी था। फिर उन्होंने अपनी पोएम में द वेस्टलैंड में इन दोनों का समावेश किया, दोनों को इंक्लूड किया। किसको? एज ऑफ थॉट को और एज ऑफ इमोशन और फीलिंग्स को। तब उनकी पोएट्री में क्या चीज आई? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये एक फ्रेज था जो इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फ्रेज किसमें? द मेटाफिजिकल पोइट्स, जो किसने लिखा है? टीएस इलियट। टीएस इलियट एक क्रिटिक भी रहे हैं और उन्होंने अपना एक वर्क लिखा है द मेटाफिजिकल पोइट्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क। ठीक है, उसमें ये फ्रेज इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है डायस्टोपिया। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा यूटोपिया, एन इमेजिनरी लैंड वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। इसे मूर्खों का स्वर्ग भी बोलते हैं, अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट है डायस्टोपिया। जस्ट इसका क्या अर्थ है? बैड प्लेस। उसका अर्थ क्या था? द परफेक्ट प्लेस, वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड यू नो देयर इज नथिंग विच इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। अनप्लीजेंट वर्ल्ड, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। ध्यान रखना, डायस्टोपिया का मतलब होता है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। कई बार क्या होता है, कंफ्यूज करके क्वेश्चन दे देता है कि प्लीजेंट अनइमेजिनरी वर्ल्ड या अनप्लीजेंट अनइमेजिनरी वर्ल्ड। फोकस कीजिए, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। एल्डस एक्सले का एक वर्क है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। उसके बाद है नेक्स्ट डज, सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग जो बिलाप, शोक गीत कह सकते हैं। शोक गीत जब गाया जाता है किसी की बरियल पर। ठीक है, मतलब किसी को जब दफनाया जाता है तब गाया जाता है ये सॉन्ग। ठीक है, उसको याद करने के लिए, उस मृत को याद करने के लिए जो गीत गाया जाता है, शोक गीत, उसे हम बोलते हैं क्या? जज। नेक्स्ट, और उसमें एक लाइन भी है ये, डर्स बे फियर नो मोर फ्रॉम द हिट ऑफ द सन। ये विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है सिम्बलिन, उसकी लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। उसके बाद है नेक्स्ट डॉगरल। ट्रिवियल, तुच्छ, वर्थलेस, इट इज यूजलेस, इरेगुलर वर्स होता है। ठीक है, डॉगरल। नेक्स्ट है डिनोमेंट, काफी इंपोर्टेंट है। अनरेवलिंग ऑफ प्लॉट,
किसी कहानी में कोई कहानी जब सुलझती है, ठीक है, या कोई कॉम्प्लिकेशन जो फाइनल रिजोल्यूशन होता है किसमें, प्ले में और नोवेल में, जब किसी प्ले और नोवेल में अनरेवलिंग होती है, कुछ चीज़ सुलझाई जाती है, कुछ चीज़ निकल के आती है, उसे क्या बोलते हैं, डेनोमेंट। नेक्स्ट है इकलॉग, ठीक है। क्या है इकलॉग? एन इकलॉग एक पोएम है जो क्लासिकल स्टाइल में लिखी जाती है ऑन पेस्टोरल सब्जेक्ट। पेस्टोरल मतलब जैसे गडरिया टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, भेड़ बकरियों वाले, सेफर्ड पोएम होती हैं, ठीक है, गांव देहात वाली, उन्हें बोलते हैं क्या, पेस्टोरल पोएम्स। और उस टर्म को क्या क्या कहा गया है, इकलॉग, ठीक है। ऐसी पोएम्स जो क्लासिकल स्टाइल में लिखी जाती हैं पेस्टोरल सब्जेक्ट्स पर, उन्हें बोलते हैं इकलॉग। और पोएम इस जनर में आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं उन्हें, बुकॉलिक्स। क्या बोलते हैं, बुकॉलिक्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका इलिजन, ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है हटाना साउंड का इन स्पीच। स्पीच में जब साउंड हट जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इलिजन। और कॉमन है कन्वर्सेशन में, आप हम यूज करते हैं जैसे आई डोंट, तो डू नॉट का डोंट बोल दिया, ही डजंट का डजंट बोल दिया, डज नॉट का डजंट बोल दिया, वुडंट का विल नॉट का वॉन्ट बोल दिया, ठीक है। तो ये साउंड जो हट जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, इलिजन। इट इज ऑफन इंडिकेटेड इन प्रिंट बाय एन एपोस्ट्रोफी और शॉर्टनिंग वर्ड्स, किसी वर्ड को छोटा कर या एपोस्ट्रोफी को यूज कर जो यूज किया जाता है। जैसे आई एम का देख रहे हैं आप, आई एम तो साउंड गायब कर दिया, आई एम सिद्ध कर दिया। डू नॉट का आई डोंट कर दिया। तो ये सब क्या है, ये एपोस्ट्रोफी यूज करके वर्ड यूज किए जा रहे हैं, इलिजन है। ये भी क्या है, इलिजन है। एंजाममेंट, नेक्स्ट पॉइंट, एंजाममेंट क्या है, अ लाइन हैविंग नो एंड, किसी लाइन का कोई एंड ना हो, एंड पंचुएशन, कोई पंचुएशन ना हो, बट रनिंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, कोई लाइन मतलब यहाँ खत्म ना होकर अगली लाइन पे खत्म हो, या आगे और लाइन पे खत्म हो, दैट इज कॉल्ड एंजाममेंट। लिखा है अ लाइन हैविंग नो एंड एंड पंचुएशन, ठीक है। उसके बाद एनलाइटनमेंट एज सुनी होगी आपने, फेमस थी, न्यू क्लासिकल एज के ही टाइम थी, वही थी। वॉज अ मूवमेंट, इसे एज ऑफ, इसे एनलाइटनमेंट, इसे एज ऑफ रीजन कहा गया, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहा गया है इसे। वॉज अ मूवमेंट, हर एज एक आंदोलन होती है। अराउंड कब आई थी, 1660 से लेके 1790। थ्रू आउट कहाँ पे आई थी, यूरोप। और एम्फोसाइज इसने किस चीज पे जोर दिया, रीजन पर। मैंने बताया था आपको न्यू क्लासिकल एज में सबसे ज्यादा फोर्स और फोकस किस पे था, रीजन पर, एज ऑफ रीजन, ठीक है। रीजन पे फोकस था, रीजन पर इनका जोर था, ठीक है। लिबर्टी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, भाई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी रीजन से ही आती है। इसे जानते हैं हम किससे, एज ऑफ रीजन, द एज ऑफ रीजन। फेमस राइटर कौन थे, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो एंड डेस्कार्tes, ठीक है। ये एनलाइटनमेंट एज के क्या थे। आगे नेक्स्ट है एपिक थिएटर। एपिक थिएटर, इट इज एन एलिनेशन इफेक्ट अपीलिंग लेस टू द स्पेक्टेटर्स फीलिंग। एपिक थिएटर है, इट इज एन एलिनेशन इफेक्ट है अपीलिंग लेस टू द स्पेक्टेटर्स फीलिंग। कहने का मतलब एक ऐसा आंदोलन जो दर्शकों की फीलिंग्स पे कम अपील करता है और रीजन पर ज्यादा अपील करता है। डिनोटिंग काइंड ऑफ नरेटिव एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द यूनिटी ऑफ टाइम, इसमें यूनिटी ऑफ टाइम नहीं होती है। बर्टोल्ट ब्रैकेट्स का थ्री पेनी ओपेरा, और उन्होंने प्रोपांड किया था इस टर्म को, ठीक है, दैट इज एपिक थिएटर, कॉइन्ड बाय एरविन पिस्केटर। और इसको टर्म को कॉइन किसने किया, एरविन पिस्केटर ने। और इसे क्या कहा गया, वी इफेक्ट। नेक्स्ट है इपिफेनी, द मूवमेंट व्हेन अ कैरेक्टर इज सडनली स्ट्रक। शॉर्ट बता देता हूँ, इपिफेनी का मतलब क्या होता है, जब किसी कैरेक्टर को अचानक रियलाइज हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। सडनली रियलाइजेशन, इट इज कॉल्ड इपिफेनी। जब कैरेक्टर को फंस जाता है विद अ लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन, जीवन के बदलने वाले रियलाइजेशन से,
और मोमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रिवीलेशन और रियलाइजेशन, मतलब अचानक किसी चीज़ कोई प्रकट हो जाए, कोई चीज़ किसी से खुलासा हो जाए या रियलाइज हो जाए, उसे बोलते हैं एपिफेनी। जैसे DDLG का मैंने एग्जांपल दिया, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अमरीश पुरी को रियलाइज होता है कि दैट नो वन इज ग्रेटर देन राज फॉर सिमरन, कि सिमरन के लिए राज से बेटर कोई नहीं है। एंड टाइम पे उसे रियलाइज होता है कि सिमरन के लिए राज से बेटर कोई नहीं है, तो वो क्या था? एपिफेनी था। वन हु इंगेज इन आर्ग्यूमेंट्स, कोई व्यक्ति किसी आर्ग्यूमेंट में लग जाए और फिर बाद में उसे क्या रियलाइज होगी कि मैं कर क्या रहा था और किससे बहस कर रहा था, दैट इज कॉल्ड एपिफेनी। इसका एक मीनिंग और है, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। एपिफेनी का मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, मैनिफेस्टेशन का अर्थ होता है टू परसीव समथिंग विद द एविडेंस, कोई चीज सबूतों के आधार पर महसूस हो, उसे हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। कहने का मतलब है, अगर किसी के घर में लाइब्रेरी है या बुक है तो ऐसा लगता होगा कि ये पढ़ने वाला इंसान है, तो ये मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, ये भी इसका एक दूसरा मीनिंग है। आज यहीं नेक्स्ट पार्ट आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।